घर बंदूक बिरयानी ये एक ऐसी फिल्म है जो काफ़ी टाइम बाद मराठी के ऑडियंसेस को सक्सेसफुली थिएटर्स तक ले आने में कामयाब हुई है, क्योंकि इस फिल्म के पीछे एक बड़ा स्टूडियो था, एक तगड़ी स्टारकास्ट थी, नागराज मंजुळे जैसा एक फेस था जो आज की डेट में प्रॉबली सबसे बड़ा चेहरा है मराठी फिल्म्स का। एंड इट हैड अ विजन दैट हैज़न्ट बीन रियलाइज्ड येट इन द मराठी सिनेमा। कुछ बड़ा करने की, कुछ कमर्शियल करने की कोशिश कर रही थी ये फिल्म, और काफ़ी सारे वाद विवाद खड़े हुए इस फिल्म के रिलीज़ के बाद कि फ़िल्म अच्छी है या बुरी है। इसके बारे में दो पोलराइजिंग ओपिनियंस क्रिएट हो चुके हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट ऑन द पॉडकास्ट, और डिटेल में बात करेंगे घर बंदूक बिरयानी के बारे में एंड व्हाट आई थॉट अबाउट इट। सो बिना किसी रिस्ट्रेन ऑन स्पॉयलर्स, बिना किसी रोक टोक के शुरू करते हैं आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी। घर बंदूक बिरयानी कहानी है एक नक्सलाइट ग्रुप की, जिनको इंटरेस्टिंगली फिल्म में नक्सल्स नहीं कहा गया है, उनको डाकू करके रेफ़र किया गया है फिल्म के अंदर। और इनके लीडर है सयाजी शिंदे, जिनकी फैमिली को एक जो लोकल एमएलए है उसने मरवा दिया था और उसके बाद वो बागी बन गए। एंड देयर आर अदर पीपल इन हिज गैंग्स जिनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ हुई है, जिसका बदला लेने के लिए ये लोग बागी बन गए, उनको डाकू बोला गया है। और बहुत ही शुरुआत में फ़िल्म के उनकी जो मेन बावर्ची थी मारिया, वो मारी जाती है एक मुठभेड़ में। एंड दे डोंट हैव अ कुक, दे डोंट हैव अ शेफ़ हु विल प्रिपेयर फूड फॉर देम। एंड इसकी वजह से जो है वो एक बावर्ची ढूंढने लग जाते हैं। एंड दे कम अक्रॉस दिस गाय कॉल्ड राजू, प्लेड बाय आकाश ठोसर, जिन्होंने राजू का कैरेक्टर प्ले किया है, जो एक बहुत कमाल के बावर्ची है, बहुत कमाल की बिरयानी बनाते हैं। और राजू को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उठा के ले जाया जाता है डाकुओं के कैंप में उनके लिए खाना बनाने के लिए। बट कहानी ये हो जाती है कि राजू जो है ऑलरेडी शादी करने की तैयारी में है और उसे एक लड़की पसंद है, लड़की को भी राजू पसंद है। बट द कैच इज़ लड़की के पिता ने राजू से ये शर्त रखी है कि वो अपना खुद का घर बनाए, उसी के बाद वो अपनी बेटी उसके साथ ब्याहेंगे। तो राजू को ज़रूरत है एक घर की, डाकुओं को ज़रूरत है बिरयानी की। लेकिन अब राजू ये सोचता है कि डाकू अगर सरेंडर कर देते हैं पुलिस के सामने तो उन्हें घर भी दिया जाता है और 8 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। सो राजू के दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि मैं जाके पुलिस के सामने सरेंडर कर देता हूँ। बट द कैच इज़ कि पुलिस को चाहिए कि आप अपनी गन के साथ सरेंडर करें, आप अपनी बंदूक के साथ सरेंडर करें। और पुलिस है ऑब्वियसली राया पाटिल, प्लेड बाय नागराज मंजुळे। सो दिस फॉर्म्स द थीम ऑफ घर बंदूक एंड बिरयानी। तो ऑन पेपर आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया होगा जब ये पिच किया गया होगा नागराज को कि ये 3 चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड कहानी है, मच लाइक द मॉडर्न वर्जन ऑफ रोटी कपड़ा और मकान। तो पेपर पे तो ये काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, बट एग्जीक्यूशन की जब बात आती है वहाँ ये फिल्म मार खा गई है मेरे हिसाब से, बिकॉज दिस फिल्म डजेंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू बी। ये फिल्म कमर्शियल होना चाहती, ये बात तो ऑब्वियस सी है फिल्म के प्रेजेंटेशन से। बट क्या ये फिल्म एक सीरियस मासी फिल्म बनना चाहती है, या ये एक ब्लैक कॉमेडी बनना चाहती है, ये पैरोडी बनना चाहती है? वी डोंट नो एंड वी डोंट अंडरस्टैंड। और ये फिल्म का कॉन्फ्लिक्टिंग टोन थ्रू आउट हमें परेशान करता रहता है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि हम किस एक्सपेक्टेशन से इस फिल्म को देखें। क्योंकि अगर फिल्म पैरोडी है तो फिल्म के सारे ही ट्रैक्स पैरोडी के हिसाब से ही चलने चाहिए, सब फिल्म में सिर्फ डार्क ह्यूमर ही होना चाहिए। बट देन नागराज का जो ट्रैक है इट इज़ वेरी सीरियस एंड वेरी वेल डन एक्चुअली। इट इज़ द सेविंग ग्रेस ऑफ द फिल्म, जिसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। बट बिकॉज फिल्म का टोन इतना कॉन्फ्लिक्टिंग है, लाइक जब हमारा पहला ट्रेलर जब आया था, मूवी उसमें बहुत ही सीरियस तरीके से पेश की गई है। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट व्हेन यू वॉच इट इन थिएटर। लाइक पहले 10-15 मिनट के बाद तो मैं हैरान हो गया था कि
क्या जॉनर है एग्जैक्टली फिल्म का, क्या ये ऐसी ही कॉमेडी होने वाली है या व्हाट वाज गोइंग ऑन। काफ़ी सारे लोग आई थिंक ये सोच रहे थे, क्योंकि जो सयाजी शिंदे का जो कैरेक्टर है, इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम व्हाट इट शुड बी। लाइक जिस एक तो मेन प्रोटैगनिस्ट वो है कहानी का सेंटर में, काइंड ऑफ वो है एग्जैक्टली। ये तो आकाश ठोसर की कहानी है एक्चुअली, बट हम फिल्म शुरू ही सयाजी शिंदे के कैरेक्टर से करते हैं, एंड वो इतने कॉमेडिक है कि वो उस लड़की के लिए दुखी है जो उनके लिए बिरयानी बनाया करती थी। फिर जब आकाश जब उनके लिए आता है बिरयानी बनाने के लिए, तो उन्हें उसमें मारिया की छवि नज़र आ रही है, उसको बोल रहे हैं कि अपनी शर्ट का बटन लगाया कर, दिमाग को शॉर्ट लग रहा है एंड ऑल, एंड it was over the top, it was overly comedic, and it took away any kind of seriousness his character could have had, क्योंकि हमने उसकी फैमिली के साथ जो हुआ है वो देखा नहीं है, ये हमें सिर्फ सुनने को मिलता है। वो भी इतना हाफ हार्टेडली चीज़ आती है कि कहीं कोई किसी को बोल देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसकी वजह से ये आदमी जो है डाकू बन गया, एंड इट इज़ नॉट इनफ। इसकी वजह से हम कोई इमोशन फील नहीं कर पा रहे इस आदमी के लिए। तो राइटर का काम यहाँ पर ये है कि वो राइटिंग के थ्रू उस इमोशन को निचोड़े ऑडियंस से, कि वो उसे फील कराए कि देखो कितना बेचारा आदमी है, इसके साथ बुरा हुआ है इसलिए ये ऐसा बन गया है, इसको सिंपैथी दो तुम्हारी, इसके लिए रूट करो। बट ऑन दी अदर हैंड सयाजी तो ऑल द टाइम जोक्स क्रैक कर रहे हैं फिल्म के अंदर, एंड ही स्टूपिड एज एफ। लाइक देयर इज नो अदर वे टू पुट इट, कि उनके कैरेक्टर का एक तो कोई आर्क ही नहीं है फिल्म के अंदर। इट गोज नो वेयर, इट एंड्स the same way as it starts, and it can be said about majority of his gang। उनके साथ में जो कैरेक्टर है जॉर्ज का, वो फॉर सम रीज़न हिंदी बोलता है, शायद वो कैथलिक है इसलिए हिंदी बोलता है, बट उसकी हिंदी इस तरह की है कि वो एक हिंदी बोलने वाले इंसान को इमिटेट कर रहा है कंटिन्यूसली, ऐसा लगता है देखते हुए। और सयाजी का कैरेक्टर तो इतना रिडंडेंट है कि कई बार सयाजी खुद बोलते हैं कि गैंग का कप्तान कौन है, मैं हूँ ही। उन्हें ये बोलने की ज़रूरत पड़ती है, इतनी कम कमांड है उनके कैरेक्टर में। तो दिस कुड हैव बीन वर्कड ऑन, अगर उनको सीरियसली लिखा जाता तो। बहुत केपेबल एक्टर है, शूल जैसी अगर परफॉर्मेंस उनसे निकाल दे, अगर डार्क ह्यूमर ही आपको लाना था तो शूल वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट, कि उसमें भी उन्होंने डार्क ह्यूमर ही किया है, बट द कैरेक्टर इज़ सो डार्क एंड इट इज़ सो स्केरी। उस तरह का कुछ ज़रूर किया जा सकता था। इतने सालों बाद मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थिएटर में, एंड आई वॉज अटरली डिसअपॉइंटेड कि इतने लेजेंडरी एक्टर है और इस तरह का मटेरियल दिया गया उनको काम करने के लिए, वेयर ही हैज़ हिज हैंड्स टाइड, उनके हाथ ही बंधे हुए थे, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे इस फिल्म के अंदर। सेम कैन बी सेड अबाउट देयर गैंग ऑल्सो, कि इतने सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर, बट हार्डली किसी की कोई पर्सनैलिटी है। बस जो गुरा का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय प्रवीण डाड़िमकर, दैट इज़ गुड। लाइक वो एक फुल फ्लेश्ड आउट कैरेक्टर था, वो उसकी कोई पर्सनैलिटी थी एंड ही हैड सम कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी तो सारे ही लोग बस वहाँ खड़े हैं आकर, एंड ये चीज़ मुझे झुंड में भी नहीं पसंद आई थी कि इतने रिकग्नाइजेबल चेहरे हैं ये, फैंड्री हो या सैराट के जो एक्टर्स है, जैसे सोमनाथ अवगड़े हो गया, तानाजी गलगुंडे हो गया, सलीम शेख हो गया, तो ये लोग बहुत रिकग्नाइजेबल है। तो इनको अगर फिल्म में लाकर आप उनसे एक या दो लाइनें बुलवा रहे हो तो इट्स नॉट फेयर टू देम, इट्स नॉट फेयर टू देयर ऑडियंसेस। क्योंकि कई बार लोग जो है ट्रेलर में देख के एक कैरेक्टर के लिए आ रहे हैं, शायद समझो मैं तानाजी गलगुंडे को देखने के लिए आ रहा हूँ या फिर मैं सोमनाथ अवगड़े को देखने के लिए आ रहा हूँ, और फिल्म में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो इट इज़ अनफेयर टू द ऑडियंस, इट इज़ अनफेयर टू द एक्टर्स, क्योंकि आप उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहे हो ठीक से। मे बी प्रोसेस ये होता है आर्ट पार्ट में कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो इनको बुला लेते हैं काम करने के लिए, लेट्स कीप गिविंग देम सम वर्क, और उनको पर्दे पर आने देते हैं सो दैट ऑडियंस उनको ना भूले। बट बिकॉज इन्होंने इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जब वो ऐसे सेकंड फिडल प्ले करते हैं या इतनी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें करते हैं, तब इट बिकम्स अनफेयर टू द एक्टर्स एंड द ऑडियंसेस। लाइक बाबू छेत्री जो है झुंड का, और उसके साथ वो लंबे बालों वाला जो एक इंसान था वो भी झुंड में था,
वो तो हार्डली पता नहीं उनको कोई लाइन भी थी या नहीं फिल्म में, या होगी एक या दो लाइन होगी। सोमनाथ अवगड़े को भी शुरुआत में बस वो बोलता है कि बिरयानी ख़राब बनी है, उसके बाद ही हैज़ नथिंग टू डू एट ऑल। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं फिल्म के अंदर बट दे डोंट डू एनीथिंग, एंड वो चीज़ मुझे काफ़ी खली कि यार इतने अच्छे एक्टर्स लाए हैं बट यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू देम। ऑल्सो फिल्म की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि इट इज़ ब्रांडेड एज अ म्यूज़िकल, बट इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इसके कंटिन्यूसली आने वाले गाने। आई थिंक 5 गाने फिल्म के अंदर, और शुरुआत में पहले 30 मिनटों में तो 3 गाने आई थिंक। हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक गाना है, सयाजी शिंदे का एक गाना है, आकाश ठोसर का एक गाना है, फिर नागराज मंजुळे के कैरेक्टर का भी एक गाना है, एंड उसके बाद भी आई थिंक 2 गाने और होते हैं फिल्म के अंदर। एंड इट जस्ट ब्रेक्स द वेलोसिटी ऑफ द स्क्रीन प्ले, कि कोई भी एक मोशन जब क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है तो बीच में गाना आ जाता है, और गाने भी काफ़ी लंबे हैं। और ये प्रॉब्लम मुझे लगती है एडिटिंग में थी, कि एडिटर डिडंट नो वेयर टू स्टॉप। जैसे नागराज की एंट्री के सीन को लेते हैं एज एन एग्जांपल, कि एक बहुत ही बैड एस एंट्री होती है नागराज की, कि वेयर ही वो कॉलेज के कुछ जो गुंडे टाइप लड़के होते हैं उनको पीट रहे होते हैं। वेरी बैड एस सीन, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया नागराज ने। इसके पीछे गाना बज रहा होता है, सो 30 सेकेंड हो गए, 1 मिनट हो गया, हम एंजॉय कर रहे हैं सीन को। बट देन 1.5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, नागराज उनके पीछे भाग ही रहे, उनको मार ही रहे, फिर किसी ग्राउंड में भगा भगा के मार रहे हैं, पीटा ही जा रहा है। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, एंड इट मेड मी रेस्टलेस कि ठीक है भाई, वी गॉट द पॉइंट, कि भाई एक पुलिस वाला है बहुत डैशिंग टाइप का, जो किसी की नहीं सुनता, किसी के सामने नहीं झुकता। द पॉइंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। अब एडिटर को यहाँ रुक जाना चाहिए था, बट द सीन्स जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड दिस हैपन्स थ्रू आउट द फिल्म, के एडिटर का कोई से या कोई कंट्रोल है ही नहीं इस फिल्म के नैरेटिव के ऊपर, कि उसे पता ही नहीं कहाँ रुकना है जाके। इसकी वजह से सीन्स जो है बस चलते ही रहते हैं। स्क्रीन प्ले का एक बेसिक रूल जो होता है कि पहले 30 मिनट में आपको सेटअप कर लेना होता है, और उसके बाद फिर सेकेंड एक्ट जो चलती है, जो सबसे बड़ी होती है फिल्मों में, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट एक्ट आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होता है, जो फिर आगे पूरी फिल्म में कैरी ओवर होने वाला है। और यहाँ तो ऑलमोस्ट इंटरवल तक कोई कैरेक्टर प्रोग्रेशन ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। लाइक नाम के लिए वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि भाई आकाश को जो है बंदूक चाहिए, उसको सरेंडर करना है, इसकी वजह से वो गैंग में जाके वापस घुस गया है, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ वे आउट। बस उतना ही, एक ही नाम का कॉन्फ्लिक्ट है बस फिल्म के अंदर, बट उसके सिवा कोई कैरेक्टर किसी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, एंड दे आर ऑलमोस्ट द सेम वे वेयर दे स्टार्टेड एट द एंड ऑफ इंटरवल। और हम लोग परेशान हो गए थे कि कब इंटरवल होगी, फिल्म इतनी लंबी चल रही थी, एंड इट वाज सो डिसइंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है फिल्म के अंदर। कैरेक्टर्स बस बातें किए जा रहे हैं, कुछ अनफनी जोक्स हो रहे हैं, बट इट्स नॉट लैंडिंग, इट्स नॉट एंगेजिंग, और ये किसी भी तरह से कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सो इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग सीइंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बीइंग गिवन टू अ टॉपिक लाइक दिस। जब मैंने कुछ दिनों पहले नागराज का एक इंटरव्यू देखा फिल्म कंपेनियन के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि जब हेमंत उनके पास आए थे स्क्रिप्ट लेकर, तो वो एक्चुअली चाहते थे कि सयाजी शिंदे का जो कैरेक्टर है वो नागराज प्ले करे, एंड उस वक्त फिल्म का नाम बिरयानी था, घर बंदूक बिरयानी नहीं था, एंड उसमें कॉप का कैरेक्टर भी तब इन्वॉल्व था नहीं, जो नागराज ने इनिशियली प्ले किया है फिल्म के अंदर। तो नागराज ने हेमंत को बताया था कि इस पे काफ़ी राइटिंग करनी पड़ेगी, और आप पहले राइटिंग ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद हम फिल्म के बारे में सोचेंगे। एंड लेटर ऑन फिर नागराज एज राइटर भी ऐड हुए हैं, एज डायलॉग राइटर भी क्रेडिट दिया गया है, एज स्क्रीन राइटर भी क्रेडिट दिया गया है, एज क्रिएटिव डायरेक्टर भी क्रेडिट दिया गया है। सो आई थिंक ये पुलिस वाला जो कैरेक्टर था, जो बेस्ट कैरेक्टर बाय द वे फिल्म का, ये नागराज ने खुद लिखा है, एंड इट वाज अ ग्रेट डिसीजन कि उन्होंने वो कैरेक्टर खुद प्ले किया, क्योंकि सयाजी शिंदे का कैरेक्टर इज़ अ वेस्ट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले नहीं किया। काफ़ी सारी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे, अब ये शायद नेटपिक ही लगे, बट मुझे बेसिक लेवल पर बहुत खटकी ये चीज़ें, कि बेसिक प्रॉब्लम ये था डाकुओं का कि उनके पास खाना नहीं है, दे डिडंट हैव रेशनिंग।
जॉर्ज या नहीं, गुरा ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि भाई खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, दाना भी नहीं है हमारे पास, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते ऐसे हालातों में। एंड वो जाके इस बावर्ची को पकड़ लाते हैं। अब बावर्ची कड़ची तोड़ बावर्ची है, बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है वो, ग्रांटेड, बट रेशन कहाँ से आ रहा है? अब जो लोग बंदर पकड़ के पका के खा रहे थे, अब वो सडनली रोज़ बिरयानी कैसे खा रहे हैं? मतलब कहाँ से आ रहा है ये रेशन? चावल कौन ला के दे रहा है? चिकन या मटन या जो भी पक रहा है वो कौन ला के दे रहा है इनको? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। और अगर बेसिक प्रॉब्लम आपका इस लेवल का है कि आपके पास खाने को दाना नहीं है, तो आपके पास इतना एम्यूनिशन कहाँ से आया है कि आप जब आकाश का जो कैरेक्टर है उसको जब एक बार छोड़ दिया जाता है तो वो जंगलों में भाग रहा है और उसके पीछे गोलियां चलाई जा रही है, अंधाधुन गोलियां चलाई जा रही है। ये कहाँ से आ रही है? गोलियां कौन दे रहा है आपको? हथियार कौन दे रहा है? चलो हथियार तो फिर भी ठीक है, आपने ले लिए एक बार, बट यू विल नीड द बुलेट्स ना। वो एम्यूनिशन कहाँ से आ रहा है कि आपके पास इतना गोला बारूद है कि आप वेस्ट कर रहे हो लिटरली उसको? तो ये कहाँ से आ रही है गोलियां आपके पास? ये मुझे समझ नहीं आया। जो सूरज पवार का जो कैरेक्टर था, जो प्रिंस था सैराट में, वो क्यों लूनेटिक की तरह हंस रहा है बेवकूफ़ों की तरह ज़ोर ज़ोर से, लाइक विदाउट एनी राइम और रीज़न। बस गोलियां चल रही है आकाश के ऊपर और वो हंसे जा रहा है बेवकूफ़ों की तरह, एंड में भी वो हंसे जा रहा है। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया है कि वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम। जस्ट बिकॉज आपको कुछ कैरेक्टर देना था उसको, तो बस उसे बता दिया गया है कि भाई तू हंस, कंटिन्यूसली हंस बेवकूफ़ की तरह, ये तेरा कैरेक्टर है कि तू साइकोपैथ है। वो मुझे समझ नहीं आया। फिर साइली का जो कैरेक्टर है, जो बेसिकली आकाश का लव इंटरेस्ट है, अब वो उसे एक ग्रामीण भाग की लड़की दिखाई गई है गांव की, तो कम से कम उसके बाल तो डाई कर लेते। ब्यूटी पार्लर से कट किए हुए बाल है, गोल्डन ब्राउन कलर के, और तुम दिखा रहे हो कि वो इस तरह की झुग्गी झोपड़ी में रहती है। एटलीस्ट इतना तो ध्यान दे देते उसके ऊपर कि वो गांव की लड़की लगी। ये सेम प्रॉब्लम मुझे सई तामनकर के कैरेक्टर भी के साथ भी था बेरोज़गार में। उसमें भी उसने बाल बांधे हुए, बट यू कैन क्लियरली सी द ब्राउन टेंट इन हर कलर, जो उसने ब्लैक वगैरह नहीं कराया था। तो दिस इज स्मॉल थिंग दे कुड हैव वर्कड ऑन। उसके बाद एंड में अराउंड थर्ड एक्ट के आसपास एक चीज़ होती है कि आकाश ठोसर को नागराज के कैरेक्टर जो है वो छोड़ देते हैं और उसका पीछा करते हैं बेसिकली। तो आकाश जो है जंगलों की तरफ से चल रहा है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, बंदा ना बंदे की ज़ात है उस रास्ते पे। आकाश चले जा रहा है और नागराज उसका पीछा कर रहे हैं बुलेट पे, बुलेट जिसकी फायरिंग 2-2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बट आकाश बेचारा इतना ही बहरा था कि उसके 200-300 मीटर पीछे चल रही बुलेट की भी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही थी बेचारे को। अब ऑन टॉप ऑफ दैट नागराज उसके पीछे भेज देते एक 50-55 साल के बुढ़े इंसान को कि भाई तू इसको फॉलो कर और पता करिए ये जा किधर रहा है। अब आकाश जो है वाटरफॉल्स कूद के जंगलों में ऊबड़ खाबड़ जगहों से चढ़ के जा रहा है बिल्कुल अपनी तेज़ी से, क्योंकि 20 अपनी 20s में है ये लौंडा, तो काफ़ी चुस्ती फुर्ती उसके अंदर। अब ये 50-55 साल का बुड्ढा, आई डोंट नो हाउ ही इज़ कीपिंग अप विद इट, कि वो कैसे फॉलो कर पा रहा है इस इंसान को। ऑन टॉप ऑफ दैट वो व्हाट्सएप से लोकेशन भेज रहा है नागराज को। इजंट दिस सपोज टू बी एन इंटीरियर लोकेशन जहाँ नेटवर्क आना मुनासिब नहीं है, बट समहाउ फॉर द प्लॉट कन्वीनियंस ये चीज़ें ऐसी रखी गई है इसके अंदर। एंड इट वॉज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। फर्स्ट हाफ तो अनबेरेबल है फिल्म का फर्स्ट हाफ, एंड इट कम्स फ्रॉम द फ्लक्चुएटिंग टोनैलिटी कि फिल्म को पता ही नहीं उसको बनना क्या है, और ना इस पर एडिटर का कोई कंट्रोल है ना डायरेक्टर का कोई कंट्रोल है, क्योंकि डायरेक्टर कोई एक टोन नहीं पकड़ पाए वो कि एक डायरेक्शन में आपको जाना होता है। देखिए कमर्शियल करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर जोन, कि अगर आपको डार्क ह्यूमर करना है तो आप गैंग्स ऑफ वासेपुर के जोन में जाओ। अगर आपको मास ब्लॉकबस्टर कमर्शियल फिल्म बनानी है तो आप सिंघम में जाओ। अब आप सिंघम और कोई डार्क कॉमेडी दोनों एक साथ नहीं चला सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हर कैरेक्टर को फिल्म की फ़िलॉसफी जो है फॉलो करनी होगी। अब एक कैरेक्टर जो है वो एकदम डेड सीरियस है और दूसरी तरफ एकदम ओवर द टॉप चीज़ें हो रही है। इट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग टोन, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है घर बंदूक बिरयानी की। बट सारी ही चीज़ें ख़राब है ऐसा भी नहीं है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है फिल्म की मैं बताता हूँ, एंड इट वॉज अनसरप्राइजिंगली नागराज मंजुळे। आई वॉज वेरी स्केप्टिक जब मुझे पता चला कि वो एक पुलिस का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड जब मैंने ट्रेलर में देखा जहाँ पे वो उनका एक एक्शन सीन आ रहा है जो कॉलेज वाला है, कि ये
क्या पिच पे परफॉर्म करने वाले हैं और कैसे हाउ ही इज़ गोइंग टू पुल इट ऑफ, क्योंकि उनकी कोई बॉडी वगैरह तो है नहीं, ही इज़ नॉट अ मस्क्यूलर मैन एंड वो एक प्रोफेशनल एक्टर भी नहीं है. इट इज़ समथिंग ही हैज़ स्टम्बल्ड अपॉन, बट उन्होंने छोटे छोटे डोसेस में बहुत अच्छा काम किया है अब तक. एक गजेंद्र अहिरे की फिल्म है, वो मुझे बहुत पसंद है. उसमें उन्होंने एक फुल लेंथ रोल किया था. उसके बाद अनपॉज्ड में एक जो कहानी थी नागराज की, उसमें उन्होंने काम किया था. बट दिस वाज लाइक अ प्रॉपर डेब्यू फिल्म फॉर नागराज. एक फीचर लेंथ रोल जिसमें किया है उन्होंने, एंड ही हैज़ हिट इट आउट ऑफ द पार्क. जो इंटेंसिटी उन्होंने लाई है, या जो फिजिकलिटी उन्होंने लाई है, या जो वल्नरेबिलिटी उनके कैरेक्टर में है, जब वो पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ को कॉल करते हैं और वो स्पीकर पे डाला हुआ होता है फ़ोन और वो स्पीकर ऑफ नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो शर्मिंदगी उनको फील होती है, एंड हाउ ही ट्राइज टू स्टीयर इट, कि वो बोलता है कि चलो अपना अपना काम करो एंड ऑल. वो जो किया है ना नागराज ने, दैट इज़ वेरी वेल डन. और इस फिल्म का मेजर एस्पेक्ट ये था कि ही हैड टू डू अ लॉट ऑफ एक्शन. और एक्शन ऐसी चीज़ है कि सिर्फ 2-4 पंच मारने से एक्शन नहीं होता. योर बॉडी लैंग्वेज हैज़ टू डिक्टेट वॉट योर कैरेक्टर इज़ डूइंग. क्योंकि अमिताभ जब एक्शन परफॉर्म करते हैं, ही इज़ नॉट अ वेरी वेल बिल्ट गाय, बट वो जिस इंटेंसिटी से वो उस चीज़ को करते हैं, जितना कमिटेड होके उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ व्हाट सेल्स द एक्शन. एंड नागराज ने यहाँ पे परफेक्टली उस चीज़ को एमुलेट किया है, क्योंकि ही लुक्स 100% बिलीवेबल कि ये आदमी इस तरह का काम कर सकता है, ये ऐसे लोगों को ये मार सकता है. एंड हैट्स ऑफ टू नागराज, ही इज़ ब्रिलियंट. और उन्होंने जिस तरह से होल्ड करके रखा है, मैं सिर्फ उनके वजह से झेल पाया इस फिल्म को, अदरवाइज इट वाज अ सफरिंग. तो उन्होंने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है. इंटरवल के बाद जो एक हल्की का सीन आता है, इट इज़ डन ब्रिलियंटली. जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसके अंदर, और वहाँ जिस तरह से एक्शन परफॉर्म की है ना, वो एक्चुअली फिल्म का टोन होना चाहिए था. लेकिन उसके उल्टा टोन था. जो उनका ओपनिंग सीन था, कॉलेज का सीन, वो बहुत ही ओवर द टॉप तरीके का था, एकदम सलमान खान की फिल्मों वाला. एंड जो ये हल्के वाला सीन था, दैट वाज गंगा जल अजय देवगन का. और ये उस टोन के नज़दीक था जिस तरह से नागराज का कैरेक्टर लिखा हुआ था. तो जिस तरह से आप लिखते हो ना कैरेक्टर को, उस तरह से उसे ट्रीट किया जाना चाहिए. और ये एक ही जगह है जहाँ पे उस कैरेक्टर को उस तरह से ट्रीट किया गया है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जो है बहुत बढ़िया है. फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एज़ यूजुअल आर्ट पार्ट की फिल्म में टेक्निकली बहुत साउंड होती है, तो सिनेमाटोग्राफी हो गई या VFX हो गया या साउंड डिज़ाइन का जो काम है, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है. एक्शन सीक्वेंसेस ज़बरदस्त तरीके से शूट किए गए हैं. जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस है जो जंगल में होता है, इट इज़ डन ब्रिलियंटली. और फिल्म का सेविंग ग्रेस है, जो वो लास्ट का 20-25 मिनट का जो पैच है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे फाइनली फिल्म सीरियस हो गई, जो थ्रू आउट होनी चाहिए थी. अगर फिल्म पूरी ऐसी होती ना, तो क्या ही बात हो जाती फिल्म की. बट इस सीन के दौरान भी जब वो कुछ पुलिस वाले होते हैं जिनको वो इनाम चाहिए होता है मिलिटेंट्स को मारने वाला, तो दे स्टार्ट टर्निंग ऑन देयर ओन ऑफिसर्स, और वो एक एक करके पुलिस वालों को ही मारना शुरू करते. दैट ऑल्सो लुक्ड वेरी कॉमिकल, और बहुत ओवर द टॉप लगा, क्योंकि बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक था. अब तक ये लोग सिर्फ थाने में ही बैठे हुए होते हैं, तो हमें देख के कभी भी नहीं लगता कि भैया ये ऐसे हेडशॉट लेके लोगों को मार सकते हैं, या इनमें इतना कलेजा है कि ये अपने ही कलीग्स को मारने लग जाएंगे बाद में. तो ये चीज़ भी एस्टैब्लिश नहीं की है कहीं पे, तो वो थोड़ी सी एब्रप्ट लगती है जब होती है. बट अगेन नागराज ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है क्लाइमैक्स में, इट काइंड ऑफ सेव्स द फिल्म. आकाश ठोसर इज़ वेरी गुड इन हिज रोल. ये उस तरह का रोल था जहाँ पे बहुत स्कोप तो नहीं था उनको करने के लिए, बट आकाश में, मुझे सैराट में भी ये लगा था कि ही हैज़ अ स्टार लाइक क्वालिटी, कि उसमें एक प्रेजेंस है विच होल्ड्स यू. ही मे नॉट बी द बेस्ट एक्टर, बट कुछ है उसमें एक्स फैक्टर, और यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से निखर के आया. दिस इज़ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस. बहुत ही बढ़िया काम किया है उसने जो कॉमिक टाइमिंग जो एक मास्टर कर ली है उसने, कि ही इज़ गुड इन कॉमिकल सीन्स, और वो बहुत नेचुरल तरीके से करता है. वो एक्चुअली वल्नरेबल लगता है इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करते हुए.
सो आई एक्सपेक्ट बिग थिंग्स फ्रॉम हिम। झुंड में भी मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा था एंड ही लेफ्ट मी वांटिंग फॉर मोर। मुझे और देखना था उसका काम एक्चुअली वहाँ पे, जो यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ही इज़ फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द फिल्म। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से किया है। सयाजी शिंदे, आई फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम, क्योंकि बहुत केपेबल एक्टर है बट बहुत ही ख़राब मटेरियल दिया गया उनको। सो ओवरऑल इंटरवल तक तो इनसफरेबल है फिल्म। इंटरवल के बाद थोड़ा पेस पकड़ती है, बट अंटिल देन द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन। तो लेसन ये है यहाँ पे कि ये मुझे डायरेक्टर का फॉल्ट लगता है ऑन बोथ साइड्स, ऑन राइटिंग ऑन डायरेक्शन एज वेल, क्योंकि पूरी कमान उनके हाथ में थी। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार ये नागराज की फिल्म में उनको क्रिएटिव डायरेक्टर का भी क्रेडिट दिया गया है फिल्म के अंदर। क्रिएटिव डायरेक्टर मैं बताता हूँ आपको, क्रिएटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन ही ये होती है कि, जाओ गूगल करके बताता हूँ मैं आपको। क्रिएटिव डायरेक्टर्स आर द क्रिएटिव लीड्स एट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और इन हाउस फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। तो बेसिकली क्रिएटिव डायरेक्टर जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट है, तो उनका डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग कैंपेन जो बनाया गया था और जिसमें एक सीरियस फिल्म दिखाकर प्रेजेंट किया गया था अगर बंदूक बिरयानी को, वो नागराज का दिमाग था एंड इट वाज डन ब्रिलियंटली। क्योंकि अगर इस तरह से फिल्म जैसी है उसे वैसा प्रेजेंट करते तो डेफिनेटली उतनी ओपनिंग नहीं मिलती फिल्म को। तो उन्होंने काइंड ऑफ मिसलीड किया ऑडियंस को, बट इट वाज फॉर द बेटर ऑफ द फिल्म, क्योंकि प्रोड्यूसर के पैसे भी तो रिकवर करने थे। सो हेमंत अवतार ही इज़ लार्जली एट फॉल्ट, क्योंकि ये एक तो वो लिखते वक्त उन्होंने बहुत मिशमैश टोन लिख दिया है, फिर शूट करते वक्त शायद वो पिच को कंट्रोल कर सकते थे, और तीसरा चांस था एडिटिंग के वक्त। एडिटिंग के बाद तो फिल्म हाथ से निकल जा चुकी होती है, तो एडिटिंग के वक्त भी अगर छोटा कर लेते कुछ सीक्वेंसेस को तो शायद ये फिल्म थोड़ी अच्छी बन सकती थी, क्योंकि सब कुछ था यार, एवरीथिंग वाज एट हैंड्स। एक जी जैसा स्टूडियो था, नागराज जैसा फेस था, टेक्निकली इतनी अच्छी है फिल्म, एंड इतना सब होने के बाद, इतने अच्छे स्टार्स होने के बाद जब आप इस तरह से डिसअपॉइंट करते हो ऑडियंस को, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। तो आई वुड से कि द डायरेक्टर इज़ एट फॉल्ट एंड आई रियली विश इट वुड हैव टर्न्ड आउट डिफरेंटली। Film is very disappointing. Nothing at all what I expected or the audience expected. तो ये थे मेरे विचार घर बंदूक बिरयानी के बारे में। आप भी मुझे बताइए आपको फिल्म कैसी लगी, एंड सुनते रहिए आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज एक्स्ट्रा फिल्म है।